हेलो एवरीवन, दिस इज सी शेजर एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द कॉमर्स बेंच। तो आज हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर नंबर 4 पे ऑफ चैप्टर 3 थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। मैं 2-3 दिन से इधर वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रही थी, सॉरी अबाउट दैट। लेकिन अब हम वापस आ गए हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा रिकैप लेते हैं पिछले क्लास में क्या किया था एंड देन आगे बढ़ते हैं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट से हमने स्टार्ट किया था पिछली बार, जहां हमने पढ़ा था कि ओनर एंड द बिजनेस एंटिटी ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट टू सेपरेट डिस्टिंक्ट एंटिटीज हैं इन द आइज ऑफ अकाउंटिंग एंड हेंस ओनर जो भी पैसा इंट्रोड्यूस करता है ना बिजनेस में, वो बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी होती है। बिजनेस क्या मान के चलता है कि ये लायबिलिटी मुझे जो है पे ऑफ करनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, यानी कि शट डाउन जब बिजनेस होगा ना तब पे ऑफ करनी पड़ेगी। इसीलिए इसको एज अ लायबिलिटी देखा जाता है, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट एंटिटीज हैं। ओके, अब मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल की बात करें तो सिंपल सी बात बोलता था कि कोई भी ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड तभी करोगे अकाउंटिंग में अगर आप उसको मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हो। अगर पैसे के टर्म्स में मेजरेबल नहीं है, यानी कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है उसका, तो उसको कोई जरूरत नहीं उसके ऊपर ध्यान देने की, अकाउंटिंग उसे कंप्लीटली इग्नोर करता है। जो कि इसकी एक लिमिटेशन भी थी कि कितना भी इंपॉर्टेंट फैक्टर क्यों ना हो, लेकिन अगर आप उसे पैसों में नहीं नाप सकते तो अकाउंटिंग उसे इग्नोर कर देता है। ठीक है। अच्छा, अभी एक और बात ये बोलता था कि आप को फिजिकल यूनिट्स में रिकॉर्डिंग नहीं करनी है। यानी कि अगर आपके पास 2 बिल्डिंग्स हैं तो आप ऐसे नहीं लिखोगे अकाउंटिंग में दैट आई हैव 2 बिल्डिंग्स, यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड इट इन मनी टर्म्स। कैसे? जिस भी प्राइस पे आपने उस बिल्डिंग को खरीद रखा था, उन दोनों को उनको ऐड कर दोगे, उनका सम कर दोगे एंड देन उस हिसाब से आप वो सम पूरा लिखोगे कि इतना बिल्डिंग है आपके पास। फिजिकल यूनिट्स में बात नहीं होगी, मॉनेटरी यूनिट्स में बात होगी। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट पे आ जाते हैं कि अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल भी हमने देखा था कि जो बिजनेस की पूरी लाइफ होती है ना, उसको छोटे छोटे शॉर्ट पीरियड्स में डिवाइड कर दिए गए ऑफ 12 मंथ्स ईच। इसमें हर 12 मंथ्स के पीरियड के एंड पर हम क्या करते हैं, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं और देखते हैं बिजनेस ने कैसा परफॉर्म किया था इस पूरे साल में, एंड उसके बेसिस पे डिसीजंस लेते हैं कि कैसे बिजनेस को हम और बेटर कर सकते हैं हर साल। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज थी जो शायद मुझसे बताना मिस हो गई थी, मैं अभी आपको बता देती हूँ उसे। क्या था ना कि ये जो 12 मंथ्स का पीरियड है, हमें पता होना चाहिए स्टार्ट कब होता है और एंड कब होता है इंडिया में। ठीक, तो इंडिया में जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो होता है जनरली 1 अप्रैल ऑफ एन ईयर से, और वो जाता है 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर तक। राइट, मतलब क्या, अगर मैं बात करूं तो 1 अप्रैल जस्ट अ सेकेंड, 1 अप्रैल 2024 से सपोज कुछ स्टार्ट हुआ कोई ईयर, एंड वो एंड कब होगा, 31 मार्च 2025, यानी इस पूरे पीरियड में हम जो है वो अकाउंटिंग करेंगे। ये मेरा 12 मंथ्स का पूरा पीरियड है। फिर नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड कब स्टार्ट होगा, मेरा 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होगा एंड इट विल गो ऑन टिल 31 मार्च 2026 एंड सो ऑन। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट वाला कब होगा, 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2027। राइट, ये कैसा 7 है, 2027 तक चलेगा एंड सो ऑन, ऐसे इसी तरीके से ये चलता रहेगा। अब आप एक और शब्द सुनोगे अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो आप इसी अकाउंटिंग पीरियड को, ये जो अकाउंटिंग पीरियड है ना, आप यहाँ पर मान सकते हो, एटलीस्ट इंडिया में आप मान सकते हो कि फाइनेंशियल ईयर ही बोला जाता है इसको भी। तो अगर मैं बोल रही हूँ फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 25, इसका मतलब क्या है, मैं इस वाले फाइनेंशियल ईयर की बात कर रही हूँ, इसी अकाउंटिंग पीरियड की। फाइनेंशियल ईयर वर्ड जो है ना वो जनरली टैक्स पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है कि इस पूरे पीरियड का आपका एक टैक्स पीरियड काउंट होगा। इसकी डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है अभी से, इतना मान लो। अब भी मैं आपसे अकाउंटिंग पीरियड बोलूं या फिर फाइनेंशियल ईयर बोलूं, वो आपके लिए सेम बात होगी, बस इतना ध्यान रखो अभी। अगर मैंने बोला फाइनेंशियल ईयर 2025-26, तो फिर मैं इसकी बात कर रही हूँ। अगर मैंने बोला फाइनेंशियल ईयर 27-28, तो क्या होगा उसका मतलब, 1 अप्रैल 2027 से लेकर 31 मार्च 2028। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। बस यही मुझे ऐड करना था पिछले वाले क्लास में से। अब हम लोग आ जाते हैं फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट पे, जो सिंपल सी बात बोलता था, भैया फुल डिस्क्लोजर करो, जो भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करो, जो यूजर है उसको पूरी रिपोर्टिंग करो अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। हालांकि इसी के जस्ट बाद मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने, जो ये बोलता था कि भाई मटीरियलिटी का भी ध्यान रखो, ऐसा नहीं करो कि ओवरबर्डन कर दो इन्फॉर्मेशन से सामने वाले को। आप उतनी इन्फॉर्मेशन दो जो कि सिग्निफिकेंट है, जो जानना जरूरी है यूजर के लिए। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता था, आप चाहे फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट में देखो चाहे मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट में देखो, सिग्निफिकेंट वर्ड का मतलब सेम ही रहता था। क्या कि अगर
किसी इंफॉर्मेशन में इतनी ताकत है कि वो यूजर के डिसीजन को चेंज कर सके, देन दैट इंफॉर्मेशन इज सिग्निफिकेंट, राइट? तो उसको आप सिग्निफिकेंट बोल सकते हो। अच्छा, और वो उतनी ही रिपोर्टिंग आपको करनी है। अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन बेकार की नहीं देनी है, बट ध्यान रखना है कि कुछ छुपाओ भी मत ज्यादा। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट का भी ध्यान रखना है। ये दोनों जो है हमारे ना, वो हार्मनी में चलते हैं, मटीरियलिटी एंड फुल डिस्क्लोजर साथ में चलते हैं, तो इनको साथ में ही देखो। ओके। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं अपने आज के कॉन्सेप्ट्स पे, स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखो, इसके दो नाम है, तो आपके पास ये क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड किसी भी नाम से आ सकता है, चाहे प्रूडेंस से चाहे कंजर्वेटिज्म से। तो आपको दोनों के दोनों नाम याद रखने जरूरी हैं, और मैं आपको बता दूं ये जरूरी भी है आपका, ठीक है? इसके अलावा आपका मटीरियलिटी जो हमने पढ़ा था वो भी जरूरी था, है ना? और इसके अलावा और क्या ज़रूरी है आपका? आई थिंक इतना काफ़ी। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं आपके पास एग्जाम में, ठीक है? तो फिलहाल हम प्रूडेंस की बात करते हैं। ये किस पे बेस्ड है? ये उस स्टोरी पे बेस्ड है। आपने जिंदगी में कभी ना कभी आई बिलीव जरूर सुना होगा, द एंट एंड द ग्रास हॉपर। ये वाली स्टोरी चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में सुनी जरूर होगी। क्या होता था इसमें कि भाई जो चींटियां थी ना, वो पूरे गर्मी भर जो समर सीजन है, उस पूरे समर सीजन में खूब मेहनत करती थी, और विंटर्स के लिए यानी कि जो थोड़ा सा मुश्किल टाइम होता है उस टाइम के लिए खाना बचाना स्टार्ट कर देती थी, और खाना स्टोर करना अपने लिए स्टार्ट कर देती थी। समर सीजन में खूब मेहनत करती थी वो, राइट? पहले से ही विंटर के लिए बचाती थी। और उसी जगह जो ग्रास हॉपर था ना, वो चिल करता था आराम से, उसको कोई टेंशन नहीं थी लाइफ की, आराम से बैठ के अपना सितार नहीं गिटार बजाता था वो, राइट? तो उसको कोई टेंशन नहीं थी लाइफ की कि आगे जो होगा देखा जाएगा वाला कॉन्सेप्ट था उसका। चींटियां पहले से मेहनत करती थी, तो उसी कॉन्सेप्ट पर जो है वो ये बेस्ड है आपका। क्या बोलता है ये कि जो एंटिसिपेटेड लॉसेस है ना, जो आगे आने वाला मुश्किल समय दिखाई दे रहा है कि आगे हो सकता है कि मुझे कुछ लॉस हो जाए, तो उसके लिए आपको आज से प्रोवाइड करना है, आज से उसके लिए कुछ प्रोविजन बनाकर रख लेना है उसको। मतलब यू डोंट हैव टू इग्नोर इट। अभी से उसके लिए अकाउंट करना थोड़ा सा स्टार्ट कर दो, ठीक है? सोचना उसके बारे में शुरू करो, ये बोला गया है। और उसी जगह यहाँ पर बोला गया है कि एंटिसिपेटेड जो इनकम्स है या प्रॉफिट्स है, यानी कि जो पॉजिटिव साइड है ना, उसको आप अकाउंट मत करो जब तक कि वो एक्चुअली हो नहीं जाता, जब तक वो मटेरियलाइज नहीं हो जाता, ठीक है? तो यू डू नॉट हैव टू अकाउंट फॉर देम। सिंपल सी बात, लॉसेस एंटिसिपेटेड है, अकाउंट फॉर देम। अगर एंटिसिपेटेड इनकम या प्रॉफिट है तो उसको इग्नोर करो, तब जब तक कि वो हो नहीं जाता एक्चुअली। जब होगा तो उसके लिए अकाउंट कर लेंगे, बट अभी तो इग्नोर करो। ये क्यों किया जाता है? जिससे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है उनकी एक्चुअल पिक्चर दिखाई जा सके, ना, है ना? मतलब अगर कोई इनकम ऐसी है जो आपको लगता है होगी और आपने अभी से उसके लिए अकाउंट कर लिया, तो वुडंट इट शो अ बेटर पिक्चर दैन द एक्चुअल प्रेजेंट सिचुएशन? इट वुड, राइट? एंड ये अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि इसको देख के आपके जो यूजर्स हैं, हो सकता है वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दे, और एक्चुअली वो इनकम हो भी ना आपको आगे जाके। तो थोड़ा सा ये जो है जो कॉन्सेप्ट है, आपको थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे भी सोचना सिखाता है कि नेगेटिविटी को भी कंसिडर करके चलो, पॉजिटिविटी जब होगी तो देखी जाएगी। अच्छा, तो बस यही इसका एम है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो है उसकी बहुत बेहतर पिक्चर प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, जो एक्चुअल पिक्चर है वो ही शो करो अभी, ठीक? अच्छा, ये भी बात समझ में आई। अब इसका कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहला वाला जो है ना, ये वाला, बल्कि मैं स्पेसिफिकली आपको ये वाला मार्क करके दूंगी, जो क्लोजिंग स्टॉक वाला है। ये तो आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा। मैं इसको अच्छे से समझा देती हूँ आपको। क्लोजिंग स्टॉक किसी भी कंपनी में क्या होता है? मान लो आपका फर्नीचर का बिजनेस है, और आपने कुछ फर्नीचर बना के रखा है, कुछ बेड्स है, कुछ टेबल्स चेयर्स, ये सब है, ठीक? इसको बनाकर आपके गोडाउन में पड़ा है, इट इज येट टू बी सोल्ड, ठीक है? रेडी टू बी सोल्ड, अभी रखा है गोडाउन में बिकने के लिए। अच्छा भाई, तो अब देखो, इस ये जो इस टाइप का स्टॉक होता है ना क्लोजिंग, इसका हर बार आपको वैल्यूएशन करना पड़ता है एट द एंड ऑफ द ईयर। यानी कि अभी आपको समझा के लाई हूं मैं, एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब कि 31 मार्च को। तो अगर मैं बात कर रही हूँ फाइनेंशियल ईयर 24-25 की, तो 31 मार्च 2025 के टाइम पे जब बैलेंस शीट बनेगी ना, तब हमको ये जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है ना मेरा, इसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं, जो अभी अनसोल्ड पड़ा हुआ है गोडाउन में, ठीक? तो इसको हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं, और इसकी वैल्यूएशन करी जाती है। अब वैल्यूएशन करते टाइम क्या ध्यान रखना होता है? It should be valued at its cost और net realizable value whichever is lower। ये क्या बोल दिया मैडम? ध्यान से सुनो, अभी समझाते हैं आपको। अगर मान लो जो भी फर्नीचर जो है वो आपके जो गोडाउन में पड़ा है, उसकी जो कॉस्ट थी ना बनाने में, वो 1 लाख रुपए की लगी थी,
ठीक है, तो कॉस्ट वाज 1,00,000 रुपीज। नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होता है, अच्छा ये भी देख लेते हैं। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस, यानी कि आज अगर आप उस फर्नीचर को, यानी कि इस डेट को अगर उस फर्नीचर को आप बेचने निकलोगे, तो आपका एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस क्या होगा। एक उसकी मार्केट वैल्यू पता लगाना कि हाँ भाई मार्केट में इसे लोग कितने पर खरीद सकते हैं इस फर्नीचर को, उसमें से माइनस कर देंगे हैं आपको जो भी आपके एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस है। सेलिंग एक्सपेंसेस मतलब उस फर्नीचर को बेचने में आपको जो भी एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ेंगे वो, यानी कि हो सकता है कि आपको उसको भैया रिक्शा टांगा करवा के किसी के पास भेजना पड़े ना, तभी तो मतलब ट्रांसपोर्टेशन का पैसा आपको देना पड़ सकता है उसके। प्लस हो सकता है आपने किसी एजेंट से बात कर रखी हो, मार्केट एजेंट से, कि आप मुझे पता करके बताओ कितने में बिक सकता है या कौन खरीदार है इनके, तो उनको भी आपको कुछ कमीशन पे करनी पड़ेगी। ये सब क्या होता है, सेल करने के लिए आपको जो एक्सपेंसेस पे करने जरूरी है ये वो है। तो आप एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस अपने कैलकुलेट कर लो, सब्ट्रैक्ट करो, एंड उसी को हम नेट रियलाइजेबल वैल्यू बोलते हैं, यानी कि कितना पैसा हमें एक्चुअली रियलाइज हो सकता है, रियलाइज हो सकता है, वो बात हम यहाँ पे पता लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अभी मान लो कि मेरा जो एक्सपेक्टेड जो सेलिंग प्राइस है वो है, सपोज करो 1,10,000 रुपीज का वो बिक सकता है, और मेरे जो एक्सपेक्टेड जो सेलिंग एक्सपेंसेस है ना वो 5,000 रुपीज के हैं। बल्कि मैं यहाँ पर ही लिख देती हूँ उसको, ठीक है, वो 5,000 रुपीज के हैं। तो आपका 1,05,000 रुपीज का नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ गया। हम वैल्यू किस पर करते हैं क्लोजिंग स्टॉक को, लोअर ऑफ बोथ ऑफ दीज, कॉस्ट या फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो यानी कि हम इसको 1,00,000 रुपीज पर जो है वो वैल्यू करके रख देंगे, हम ऐसा दिखाएंगे कि इस क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है वो 1,00,000 रुपीज की है। समझ आई बात। अच्छा, अभी इसी सिचुएशन में अगर मान लो कि हाँ 1,10,000 रुपीज का ही हम जो है इसको बेच सकते हैं, लेकिन 15,000 रुपीज इज माई एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस, राइट। तो अब ये क्या हो जाएगा, 95,000 रुपीज हो जाएगा। तो अब क्या हो गया, अब मेरा इन दोनों में से 1,00,000 में और 95,000 में से लोअर कौन हो गया, ये हो गया। तो अब मैं उसे 95,000 रुपीज पर दिखाऊंगी। अब ये किया क्यों जाता है, ताकि एक बेटर पिक्चर पेंट ना हो जाए। मुझे जो मेरे यूजर्स हैं उनको ये पता हो कि मेरा जितना भी क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है वो एक्चुअल है। अगर मैं उस सामान को एट द एंड ऑफ द डे बेच ही 95,000 पे सकती हूँ, तो आखिर मैं उसे 1,00,000 रुपए की कॉस्ट पर क्यों दिखाऊंगी। इट विल पेंट अ बेटर पिक्चर, राइट। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम एक्चुअल पिक्चर को ही पेंट करें। समझ आ रही होगी बात, ठीक है। अब इससे ज्यादा इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे। हम इसको डिस्कस करेंगे जब एक्चुअल टाइम आएगा। अभी से आप इतना सब कुछ समझने बैठोगे ना तो आपके लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग भी हो सकता है ये। आपको एक आइडिया लग गया होगा मैं क्या कह रही हूँ। इन दोनों में से जो भी लोअर है, हम थोड़ा सा कंजर्वेटिव होकर उस पर उसको वैल्यू करेंगे, लोअर पे वैल्यू करेंगे। लोअर पे ही क्यों, कंजर्वेटिव होना चाहते हैं हम, बिकॉज वी वांट टू एक्ट कंजर्वेटिव। ठीक है, वी डू नॉट वांट टू पेंट अ बेटर पिक्चर। बार बार मैंने वही बात बोल दी, अब तो आपके दिमाग में बैठ गया होगा ये चीज, ठीक है। अच्छा, अब उसी तरीके से एक होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। क्या होता है भाई, कई सारे मेरे जो डेटर्स हैं, राइट, मेरे बिजनेस में मैंने कई लोगों को उधार पर सामान बेच रखा है। अब उस उनमें से कुछ विजय माल्या टाइप के लोग भी तो हो सकते हैं ना, जो भाग जाए पैसे लेकर और कभी पैसे मेरे लौटाए ही नहीं। तो ये मेरे डाउटफुल डेट्स कहलाते हैं। और ऐसे हर साल बिजनेस में कुछ नमूने आते ही आते हैं जो कि आपसे उधार पर सामान लेके जाएंगे और आपको वापस नहीं करेंगे। तो बेहतर क्या होता है कि आप पहले से उसके लिए एक प्रोविजन बनाकर रख लो। ठीक है, आगे एंटिसिपेटेड लॉसेस देख कर कि आगे हमको हो सकता है ये पैसे लेकर भाग जाए मेरे, तो मैं आज से ही उसके लिए अकाउंट कर दूंगी। कैसे होती है अकाउंटिंग उसकी, वो हम बाद में सीखेंगे। अभी बस ये समझ लो कि ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो हम बनाते हैं ये कंजर्वेटिज्म की वजह से बनाते हैं। दूसरा हो सकता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। कई बार जो डेटर्स होते हैं जो हमसे उधार पे सामान लेके जाते हैं, हो सकता है वो हमसे कुछ डिस्काउंट मांग ले कि भाई हम तो आपके रेगुलर कस्टमर है यार, प्लीज आप थोड़ा सा तो डिस्काउंट करो हमको। तो हमको डिस्काउंट देना पड़ेगा। डिस्काउंट इज मेरा एक्सपेंस ना, एक तरीके से मेरे जेब में पैसे कम आ रहे हैं डिस्काउंट देने के कारण। तो अगर मुझे काफी ज्यादा डिस्काउंट देना पड़ता है इस तरीके से अपने बिजनेस में, तो मुझे अभी से उसके लिए अकाउंट करके रख लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये भी एक तरीके से मेरा एक्सपेंस हुआ, तो आई अकाउंट फॉर इट राइट नाउ। अच्छा, अब इसमें प्रूडेंस कॉन्सेप्ट जो कॉन्सेप्ट है आपका, इसमें आपको थोड़ा सा कॉशन, थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ती है। क्यों, कि ऐसा ना हो कि इतने नेगेटिव हो जाओ आप कि आपके रिजल्ट्स ही डिस्टॉर्ट हो जाए, मतलब लाइबिलिटीज आपकी ओवर स्टेटेड दिखने लगे।
मतलब कि इतना ज्यादा आप इन सब के लिए प्रोविजंस बना लो कि आपकी लाइबिलिटीज ऐसा दिखने लगे कि आपकी कंपनी की एक्चुअल पिक्चर उतनी बुरी है नहीं जितनी आप इसके इस कॉन्सेप्ट के चलते दिखाने लगो। तो यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस, राइट? एक बैलेंस मेंटेन करो ना, बहुत अच्छी पिक्चर दिखनी चाहिए ना बहुत खराब पिक्चर दिखनी चाहिए। जो है वो दिखाओ, एक नॉर्मल प्रोविजन बनाकर चलो। सारी जो भी बाद में जाकर प्रॉब्लम्स आ सकती है उनके लिए नॉर्मल प्रोविजन बनाकर चलो, एस्टिमेटेड वे में, राइट? ये सब कैसे होता है ये हम बाद में जरूर देखेंगे। फिलहाल आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इफ यस तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आप मेरे पेड बैचेस लेना चाहते हो तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो थ्रू माय ईमेल आईडी, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां पर हम रोज एक फिक्स टाइम पर क्लासेस करते हैं, राइट? एंड बहुत ही रीजनेबल रेट्स पर आपको सारे जो कॉन्सेप्ट हैं अच्छे से समझ में आएंगे। डिटेल में सारे के सारे एग्जाम्पल्स भी डिस्कस होंगे, ठीक है? अच्छा, अब एक बात और, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपको ये वाला जो क्लोजिंग स्टॉक वाला एग्जांपल है, इसको आपको बेटर वे में एक तरीके से लिख के दे देना चाहिए, राइट? सिचुएशन वाइज कि कब कॉस्ट कम हो रही है, कब नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम हो रही है, तो आप क्या करोगे? जो अभी मैं आपको समझाया, वो मैं आपको लिख के दे दूंगी। आपको ये नोट्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन, ओके? अगेन उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो उसका लिंक। अच्छा, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग। कॉस्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। इसी को हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल भी बोला जाता है। तो दोनों नाम अगेन आपको ध्यान रखना है। क्या बोलता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट? सिंपली इतना बोलता है कि जितने भी असेट आपने खरीद रखे हैं ना, उसे आप कितने पर रिकॉर्ड करोगे, जो प्राइस आप उसके लिए पे करके आए हो ना, उतने पर ही आपकी बैलेंस शीट में वो असेट दिखना चाहिए, ठीक है? इसका मतलब क्या है? ये कंप्लीटली इग्नोर करता है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू में चाहे जितना भी चेंज होता रहे, भाई आपने कोई लैंड खरीदी, सपोज करो, ठीक है? अब क्या होता है, हर साल वैसे तो एक्चुअली अगर आप देखो आज की डेट में लैंड की वैल्यू जो है वो हर साल बढ़ती रहती है। लेकिन अगर आपने कोई लैंड जो है वो 10 लाख रुपीज में कभी परचेज किया था ना, तो आज भी वो आपके बुक्स में 10 लाख रुपीज का ही दिखता रहेगा एट द प्राइस पेड, राइट? लेकिन उसमें थोड़ा सा हम हर साल कुछ एडजस्टमेंट भी करते हुए चलते हैं, जिसको बोला जाता है डेप्रीसिएशन। बेसिक अकाउंटिंग टर्म समझाते वक्त मैंने डेप्रिसिएशन भी बताया था आपको कि दिस इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। तो वो जो फॉल है ना इन द वैल्यू ऑफ असेट की, अगर आपने कोई बिल्डिंग ली थी सपोज, है ना, अगर कोई बिल्डिंग ली थी आपने 20 लाख रुपए की, तो 20 लाख वॉज द प्राइस पेड, दिस वॉज द प्राइस पेड। हालांकि हर साल उस बिल्डिंग की वैल्यू में कुछ फॉल आता ही है, ठीक है? मतलब क्या कि कभी उसका पेंट खराब होता रहेगा और वो उतनी सुंदर, उतनी नए जैसी नहीं दिखाई देगी। उसमें कई सारा मेंटेनेंस आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो हर साल उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती रहती है। अच्छा भाई, तो ये जो डिक्रीज इन द वैल्यू है ना, उसको ही हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो हर साल मान लो आप 1 लाख रुपए का जो है वो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करो कि 1 लाख रुपए की वैल्यू का फॉल आता जा रहा है इसमें, तो अब 19 लाख पे दिखनी चाहिए। फिर नेक्स्ट ईयर 1 लाख का और फॉल आ गया, तो अब 18 लाख पे दिखनी चाहिए। ईयर 3 में, ठीक है? ईयर 3 में इट शुड बी एट 18 लाख रुपीज, इस टाइप का, ठीक है? मैंने आपको बस एक एग्जांपल दिया है। ऐसा जरूरी नहीं है कि 1 ही लाख का हो या कुछ इसका स्पेसिफिक हो। वो सब हम बाद में डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर में डिस्कस करेंगे, बट मैंने आपको बता दिया कि उसे जो प्राइस पेड है उसको सिस्टमेटिकली आप रिड्यूस करते रहोगे बाय डेप्रिसिएशन, एंड उसी वैल्यू पे, इस वैल्यू पे आपका जो है वो बैलेंस शीट में असेट नजर आना चाहिए। दिस इज माय कॉस्ट कॉन्सेप्ट। मार्केट वैल्यू को कंप्लीटली इग्नोर करो। भले हो सकता है आज की डेट में ये जो बिल्डिंग है इसकी वैल्यू 9 लाख रुपए हो, इग्नोर करो कंप्लीटली, ठीक है? इसको आप 18 लाख पे ही दिखाते रहो। अच्छा, इसका फायदा क्या है लेकिन? इसका एक तरीके से नुकसान पहले बता देती हूँ। नुकसान ये है कि भाई वैल्यू 9 लाख की हो चुकी है, आप उसे आज भी 18 लाख पे दिखा रहे हो, तो एक डिस्टॉर्टेड पिक्चर को प्रेजेंट कर रहे हैं सबके सामने। लेकिन इसका एक फायदा भी है। फायदा क्या है? इट ब्रिंग्स ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है? थोड़ा सा ऑब्जेक्टिविटी लाता है ये बिजनेस में। कैसे ऑब्जेक्टिविटी लाता है? क्योंकि इट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल बायस और जजमेंट। जो भी जो वैल्यू करने आता है, ये जो 9 लाख की वैल्यू मैंने आपको बताई ना, इसको ये वैल्यू कौन करता है? वैल्यूएशन करने के लिए भी एक पर्टिकुलर इंसान होता है, वो उस चीज का कोर्स करता है, फिर उसको ये हक मिलता है कि आप बैठकर इन चीजों का, असेट्स का वैल्यूएशन करो। अब हर एक इंसान की वैल्यूएशन डिफरेंट हो सकता है कोई कहे कि इसकी वैल्यू 9 लाख रुपए, लेकिन किसी की नजर में हो सकता है इसकी वैल्यू 12 लाख रुपए हो। तो ये जो है वो ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, ठीक? तो इससे बेहतर क्या है कि मैं 18 लाख पर उसे, जो मेरी कॉस्ट थी एक्चुअल, उसको मैं रिड्यूस बाय डेप्रिसिएशन उस वैल्यू पर रिकॉर्ड करती रहूं, इंस्टेड ऑफ इन चक्करों में फंसने के कि 12 लाख पे करूं कि 9 लाख पे करूं। हो सकता है कोई तीसरा वैल्यूएशन करने वाला आए तो वो बोल दे ये तो 15 लाख का है,
कोई बड़ी बात नहीं है। सबके हिसाब से वो अलग हो सकता है, उसमें अपना-अपना बायस हो सकता है। तो उससे इन्फ्लुएंस ना होके मैं 18 लाख पे ही क्यों ना रिकॉर्ड करूँ, राइट? बस यही एग्जांपल भी मैंने आपको यहाँ पर दिया कि इफ द परचेज प्राइस ऑफ द एसेट वाज़ 10 लाख रुपीस और आज की डेट में अगर उसकी मार्केट वैल्यू 5 लाख ही है या कह लो 15 लाख पहुंच चुकी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। असेट वुड स्टिल बी रिकॉर्डेड एट 10 लाख रुपीस लेस डेप्रिसिएशन ऑब्वियसली, ठीक है? एंड मार्केट वैल्यू को आप कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हो। बस ये बात बोलता है ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक? अच्छा, ये फिक्स्ड एसेट के केस में हम लोग ध्यान रखना है आपको इस बात को कॉस्ट कॉन्सेप्ट का। अब मैचिंग कॉन्सेप्ट जो है ना वो मैं आपको नेक्स्ट उसमें एक्सप्लेन करूंगी। अभी हम लोग नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं कि मैचिंग कॉन्सेप्ट ना थोड़ा सा डिटेल में जाकर आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी। तो वो नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। अभी हम लोग फिलहाल ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? बेसिकली जैसे हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड्स एंड टेल्स, दो पहलू हैं इसके। उसी तरीके से हर एक ट्रांजैक्शन के भी दो पहलू होते हैं, जिसे हम बोलते हैं, एक को बोलते हैं डेबिट और एक को बोलते हैं क्रेडिट। इसका मतलब क्या है? आइए सीधा एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। इसका मतलब ये है कि सपोज पहला ट्रांजैक्शन, एक बात करते हैं हम लोग कि अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है बिजनेस में, 10,000 रुपए का कैपिटल ओनर ने बिजनेस में डाला है। ट्रांजैक्शन एक है लेकिन इसके एस्पेक्ट्स दो होंगे। मतलब क्या? एक तो बिजनेस में कैश बढ़ जाएगा, कैश आ जाएगा बिजनेस में 10,000 रुपए का। बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी, राइट? तो कैश आ जाएगा बिजनेस में, यानी कि असेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है 10,000 रुपए से। अग्रीड? ये मेरा पहला एस्पेक्ट हो गया। दूसरा एस्पेक्ट क्या होगा? भाई ध्यान रखो कि ये जो कैपिटल होता है ना, एक तरह की लायबिलिटी है बिजनेस के ऊपर। तो लायबिलिटी भी तो इंक्रीज हो गई ना, कैपिटल इंक्रीज हुआ 10,000 से, तो लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। तो दो एस्पेक्ट्स हो गए इसके। कैश तो इंक्रीज हुआ लेकिन साथ साथ में बिजनेस के कंधों पे एक बोझ भी आ गया कि एक लायबिलिटी आ गई, वापस करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। तो हुआ ना एक ट्रांजैक्शन, दो एस्पेक्ट। दूसरा एक हम लोग देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल कि अगर जो है हमने गुड्स परचेज किए, ठीक है? मान लो 2,000 रुपीज के गुड्स परचेज किए। अगेन दो एस्पेक्ट देखो इसके क्या होंगे। गुड्स तो बढ़ जाएंगे बिजनेस में, 2,000 रुपए के गुड्स बिजनेस में आ गए, राइट? तो गुड्स इंक्रीज हो गए 2,000 से। गुड्स क्या होते हैं? मेरे असेट्स होते हैं। इनको बेचकर मैं पैसे कमा सकती हूँ, राइट? आई कैन कन्वर्ट देम इनटू कैश। तो दीज आर माय असेट्स, आई कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम देम। अच्छा, उसी जगह अगर मेरे गुड्स बढ़ रहे हैं यार, एक जगह पर असेट बढ़ रहा है, तो एक जगह पर मैंने इसके लिए पैसे पेमेंट भी तो किए होंगे ना। कैश जो है वो कम भी तो हो रहा होगा 2,000 से। देखो मैंने इसकी कलर कोडिंग करी है। जो चीज बढ़ रही है मैंने उसको ग्रीन से हाईलाइट किया, जो चीज कम हो रही है उसको रेड से हाईलाइट किया, ताकि आपको थोड़ा सा इजी रहे, देखने में एंड मेमोराइज कर लेने में चीजों को। तो दो एस्पेक्ट्स हुए अगेन। ट्रांजैक्शन एक कि गुड्स परचेज करके लाई, लेकिन एस्पेक्ट्स दो। क्या एस्पेक्ट? पहला एस्पेक्ट कि मेरा जो गुड्स था बिजनेस में वो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन दूसरा एस्पेक्ट कैश जो है वो मेरा कम हो जाता है। कैश इज ऑल्सो एन एसेट, राइट? तो 2,000 रुपए का मेरा असेट जो है वो डिक्रीज हो गया यहाँ पर। अच्छा, तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है? भई ये समझ लो आप, आपका जो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है ना, इसी पर आपकी पूरी अकाउंटेंसी बेस्ड है। इस डेबिट क्रेडिट पर पूरी अकाउंटेंसी बेस्ड है। जो डबल एंट्री बुक कीपिंग, आपकी जो किताबों का नाम है ना, वो इसी पर बेस्ड है, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे। ठीक? ये क्यों किया जाता है भई? यही रीज़न है कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो आपका ऑलवेज़ ट्रू रहता है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है? ये हमारा जो है वो चैप्टर आगे आएगा, अकाउंटिंग इक्वेशन हम पूरा पढ़ेंगे। ये बोलता क्या है बेसिकली कि किसी भी बिजनेस के जो असेट्स होते हैं ना, दे आर ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। अगर मैं आपको एक छोटा सा स्पेसिमेन बनाकर दिखाऊं ना, हाय, एक्चुअली जब मैंने ये वीडियो दोबारा से देखा तो मैंने देखा कि इस पार्ट में जो मैंने आगे 2 मिनट में एक्सप्लेन किया है कुछ ऑडियो प्रॉब्लम थी, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने आई हूँ दोबारा से, राइट? तो लेट्स अंडरस्टैंड, आई वाज ट्राइंग टू टेल यू कि अगर मैं आपको एक स्पेसिमेन दिखाती हूँ बैलेंस शीट का, तो मैं इस चीज को पूरा प्रूव कर सकती हूँ आपके सामने। एंड लेट्स सी इट वंस, ठीक है? बैलेंस शीट क्या होती है? दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, राइट? ये मुझे मेरी असेट्स एंड लायबिलिटीज एट द एंड ऑफ द ईयर पूरा शो कर देता है, एक स्नैपशॉट, ठीक है? अच्छा, तो असेट्स, यहाँ पर हम दो कॉलम्स बनाते हैं। राइट साइड में हम लिखते हैं असेट्स एंड लेफ्ट साइड में आती है लाइबिलिटीज, ठीक है? अच्छा, और जो लाइबिलिटीज वाली साइड है यहाँ पर हम कैपिटल लिखते हैं एंड अदर लाइबिलिटीज। कैपिटल क्या होता है? इंटरनल लाइबिलिटी होगी, और अदर लाइबिलिटीज में सारा एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आ जाएंगी, ठीक है? अब ध्यान दो इस बात पे, इन दोनों को हम लास्ट में टोटल करते हैं, असेट साइड एंड लाइबिलिटी साइड को, एंड जो भी टोटल आएगा ना वो हमेशा हमेशा इक्वल होना चाहिए। दिस ऑलवेज हैज टू बी इक्वल, राइट? एक सेकेंड, ये जो भी टोटल आएगा हमेशा इक्वल रहेगा, ऑलवेज
इक्वल। और अगर ये कभी इक्वल नहीं है तो समझ लो आपने कुछ ना कुछ गलती की अपने अकाउंट्स में। समझ आई बात? यहाँ पे पूरा लिस्ट ऑफ असेट्स रहता है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में पूरा लिस्ट ऑफ लायबिलिटीज रहता है। अच्छा, अब मैं आपको एक बार एविडेंस दे देती हूँ कि जो मैंने यहाँ पे कहा कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, तो उससे मेरा ये अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा ट्रू रहेगा। दैट इज असेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द लायबिलिटीज साइड, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस होता है तो एक चीज हुई, क्या हुई, कैश जो है वो 10,000 रुपीज मान लो यहाँ पर आ गया। ठीक है, 10,000 रुपीज आया, बढ़ गया कैश। दूसरी चीज क्या होगी कि कैपिटल भी इस साइड पर 10,000 रुपीज से बढ़ गया। अब अगर आप टोटल करके देखो दोनों साइड का, तो यहाँ पर भी 10 के आएगा और यहाँ पर भी 10 के ही आएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज देखो, अगर हम लोग दूसरा वाला एग्जाम्पल भी लेके देख लें, तो अगर मैंने गुड्स परचेज किए 2,000 रुपए के, तो इससे क्या इम्पैक्ट आएगा। अब मैं अपना पेन का कलर चेंज कर रही हूँ। 2,000 रुपए गुड्स लिए तो क्या होगा, गुड्स जो है वो असेट होता है और वो इस साइड पर आ जाएगा। ठीक है, 2,000 रुपए से यहाँ मेरा असेट का साइड बढ़ा। दूसरा इम्पैक्ट क्या हुआ कि कैश जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि मैं कैश देकर आई होंगी वहां पर। तो अब ये 10,000 नहीं बल्कि सिर्फ 8,000 ही रहा होगा। राइट, 2,000 रुपए से कम हो जाएगा। अभी भी अगर आप टोटल करके देखो तो इट स्टैंड्स ट्रू कि 10,000 एंड 10,000 दोनों तरफ आ रहा है, ये इक्वल ही बैठेंगे। आगे आप चाहे जितने भी ट्रांजैक्शन और लिस्ट करते जाओ, आपको समझ में आएगा कि ये जो है सारा का सारा आपका इक्वल ही बैठ रहा है, लायबिलिटीज एंड असेट साइड दोनों का दोनों। ठीक है, तो ये आपका मैंने आपको एक एविडेंस भी दे दिया इस बात का कि आपका अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा ट्रू रहेगा बिकॉज ऑफ द ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन दो जगह पर इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक, अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आप लोग देख सकते हो आगे का वीडियो। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट पे। अगर आपने मेरा अक्रूवल अजम्पशन वाला वीडियो अच्छे से देखा होगा, समझा होगा, तो उसी का एक पार्ट है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। ऑलमोस्ट सेम बात बोलता है। क्या बोलता है कि कोई भी रेवेन्यू को आपको रिकॉग्नाइज कब करना चाहिए। रेवेन्यू अपनी बुक्स में, मतलब अपनी इनकम कब मानो उसको, उस चीज को रेवेन्यू कब मानो, व्हेन द राइट टू रिसीव इज एस्टैब्लिश्ड। इसका एग्जांपल ले लो, अगर आप गुड्स मान लो, आपने कोई जो गुड्स है, ठीक है, अगर आप गुड्स सेल करते हो तो आपकी कुछ रेवेन्यू होती है ऑब्वियसली। आपने कुछ गुड्स सेल किए हैं ऑन 1 जनवरी 2024। अंडरस्टूड यहाँ तक? ठीक है, गुड्स भी हमने सेल कर दिए। पेमेंट कब रिसीव हुआ आपको उस चीज का, पेमेंट मान लो रिसीव होता है 30 अप्रैल 2025। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो मैंने अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट समझाया था वहां से ध्यान रखो। ये जो फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर 2023 2024 है। अब शांति से बैठ के, ध्यान से बैठ के सोचो मैंने जो बात कही है मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप अपने हिसाब से अंदाजा लगाओ। 1 अप्रैल 2023 को ये ईयर स्टार्ट हुआ होगा, एंड हो रहा है 31 मार्च 2024 पे। उसी जगह ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर है, नेक्स्ट, यानी कि 2024 टू 2025। ठीक, अपने हिसाब से सोचना, अब इस पे डिटेल में नहीं जा रही मैं। तो अब ये जो मैंने गुड सेल किए ना, पेमेंट तो मुझे 30 अप्रैल को रिसीव हुआ जाके, तो मैं आखिर इस रेवेन्यू को किस वाले फाइनेंशियल ईयर का पार्ट मानूंगी, इस ऊपर वाले का या यहाँ का। ध्यान रखो हमेशा, आपको रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कब करना है, व्हेन द राइट टू रिसीव हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। एंड व्हेन इज द राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश्ड, जब आपने अपना लीगल ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर दिया। आपका लीगल ऑब्लिगेशन क्या था कि आप गुड्स पहुंचा दो उस बंदे के घर पे या इस फैक्ट्री में, जो 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 भी है, वहां पर आपको गुड्स पहुंचा देना है, तो आपका लीगल ऑब्लिगेशन कंप्लीट हो जाएगा। सो व्हेन द लीगल ऑब्लिगेशन, आपका पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आपका पार्ट ऑफ अग्रीमेंट कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर हम मान सकते हैं राइट टू रिसीव गेट्स एस्टैब्लिश्ड एंड इट्स देन व्हेन यू कैन रिकॉग्नाइज योर रेवेन्यू। ठीक, अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने गुड्स कभी पहुंचा दिए थे, कब सेल कर दिया था आपने गुड्स, ऑन 1 अप्रैल 2024। सो दिस बिकम्स योर डेट ऑफ सेल। इसी डेट को आप मानोगे कि मैंने सेल किया था सामान, और इसी डेट को आप अपनी रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करोगे। क्लियर? तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि पैसे कब मिले, यही आपका अक्रूवल कॉन्सेप्ट भी बोलता था। ठीक है, उसी का एक अलग कॉन्सेप्ट यहाँ पे बना दिया है, बस उसको रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अच्छा, आपसे इनफैक्ट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता है कि आपको 2 डेट्स दे दी कि इस दिन पे मैंने सेल किया एंड इस दिन पे पेमेंट रिसीव हुआ, तो बताओ एक्चुअल सेल कब मानेंगे। ठीक है, अच्छा, अब जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, तो अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, सेकंड एग्जाम्पल भी एक ले लेते हैं। मान लो किसी को आपसे गुड्स चाहिए थे, उसने आपको क्या किया, एडवांस में पेमेंट कर दिया ऑन 27 फरवरी 2024। आप खुद से
बिना मेरा आंसर देके पहले तो खुद से इस बात का जवाब दो, ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर है। ठीक, अभी से इसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। तब तक मैं लिखती हूँ। ये है आपका फाइनेंशियल ईयर 2023-2024। ठीक, जबकि एडवांस आपने ले लिया पहले से। आप गुड सप्लाई कब कर रहे हो? 31 मई 2024 को आपने गुड्स एक्चुअली सप्लाई किए, तो दिस बिकम्स फाइनेंशियल ईयर 2024-25। तो इस केस में आप कब रिकॉर्ड करोगे इसको एज अपनी सेल? आप कब अपनी रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हो अपने अकाउंट्स में? आप रिकॉर्ड कर सकते हो ऑन 31 मई 2024। क्यों? एडवांस तो रिसीव कर लिया, मैंने क्या बोला था, कैश कब रिसीव हुआ फर्क नहीं पड़ता। आपने अपना पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब पूरा किया? 31 मई 2024 को। और इसीलिए इवन दो द पेमेंट हैज बिन रिसीव्ड अर्लियर, एडवांस में कोई फर्क नहीं पड़ता। 27 फरवरी को हमको रिकॉर्ड नहीं करना है अपनी सेल, हम सेल को रिकॉर्ड करेंगे इस डेट पे। क्लियर हुआ? आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी ये बात। अब हम अपना आज का फाइनल कॉन्सेप्ट कवर कर लेते हैं। आज का क्या, बल्कि इसके बाद आपका सिर्फ मैचिंग कॉन्सेप्ट रहेगा, तो वो मैं नेक्स्ट में कवर करूंगी, क्योंकि दैट इन इटसेल्फ रिक्वायर्स सम डिटेलिंग। ठीक, चलो। अब वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट कुछ नहीं, फालतू सा कॉन्सेप्ट है ना। क्या बोलता है सिंपली कि कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में हुआ ना, उसको ऐसे ही हवा में रिकॉर्ड नहीं कर लेने का, उसका कुछ बेसिस होना चाहिए। बेसिस मतलब क्या? कुछ एविडेंस होना चाहिए आपके पास में, यानी कि कुछ भी ऐसा वाउचर वगैरह होना चाहिए जो वाउच करे, जो एविडेंस प्रोवाइड करे उस ट्रांजैक्शन को कि हाँ ये हुआ था। कोई भी बिल होना चाहिए, कोई भी कैश मेमो, कोई भी इनवॉइस जो उस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट कर सके कि हाँ ये हुआ था। बस यही बोलता है कि इट शुड बी वेरीफिएबल। क्लियर? इस पे भी कभी कभार एक आध सवाल पूछा जा सकता है कि भाई कौन सा कॉन्सेप्ट है जो आपको बोलता है कि आपका ट्रांजैक्शन किसी एविडेंस के बेसिस पर ही रिकॉर्ड होना चाहिए, तो आप ये लिखकर आओगे, वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। ओके। अब ये किस लिए किया जाता है? ताकि इट इट शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। ऐसे हवा में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्ड किया है, मेरे पास वाकई उस चीज का सबूत है। सबूत मतलब क्या? कैश मेमो, इनवॉइस वगैरह वगैरह। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और अगर हाँ, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। टेलीग्राम चैनल पे जाकर नोट्स को डाउनलोड करना मत भूलना। आई होप आपके ये नोट्स बहुत ज्यादा काम आएंगे। ठीक है, तो अब मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।